नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल, आपके साथ मौजूद हूं किसानों के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जगमाल सिंह चहल, जो कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। काफ़ी लंबे समय से किसानों और उनकी खेतीबाड़ी के लिए अपने लेख लिखते रहते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और तमाम जगह अपने विचारों से किसानों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल उनसे बातचीत होगी 5 जून के उन 3 अध्यादेशों के बारे में जिनको मोदी सरकार लाई है इस बिना पर कि ये किसानों के लिए उनकी आय दोगुनी करने में सफल हो जाएंगे 2022 तक। परंतु जितने भी भारत में किसानों से संबंधित मोर्चे हैं, जितने भी संगठन हैं, वो इनका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन तीनों अध्यादेशों को किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो किसान बहुत जल्द अपनी ज़मीनों को कौड़ियों के दामों पर बेचते नजर आएंगे। मैं उनसे इसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी इन अध्यादेशों को लेकर इतनी क्यों है? क्या घाटा हो सकता है किसानों को इससे? सबसे बड़ी बात जो इन 3 अध्यादेश के बारे में है वो ये है कि ये किसी से भी विचार विमर्श करके लागू नहीं किए गए। ना किसी किसान संगठन से बातचीत हुई, ना किसी विपक्षी पार्टी से बातचीत हुई, और ना ही नाना प्रकार की जो किसान यूनियन हैं, किसान चिंतक हैं, किसान हितैषी हैं या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स हैं या जो विचारक हैं, उनमें से किसी की भी सलाह नहीं ली गई। और इस कोरोना काल में ताकि इसका विरोध खुल के ना हो सके, इसको गलत समय पर लागू किया गया है। आप, मेरा एक सवाल यहीं से निकलता है, आप कह रहे हैं कि बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी किसान संगठनों से इसको अध्यादेश लाने की ज़रूरत ही क्या थी? इसको नॉर्मल बिल क्यों नहीं लेके आए? अब वैसे भी 5 जून तक तब तक जो गेहूं की फसल थी बिक चुकी थी, धान की फसल बिकने में टाइम है, तो बीच में अध्यादेश क्यों? जब सत्र आने वाला है तो नॉर्मल बिल क्यों नहीं लाया, अध्यादेश क्यों लाया गया फिर? इसमें जो सरकार की मानसिकता है वो साफ नज़र आती है। इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये उस समय पे लाए जब सड़कों पर विरोध किसान कोरोना की वजह से ना कर सकें। और अब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है या कोई रैली का भी बात होती है तो उसमें प्रशासन ये कहता है कि भाई कोरोना काल है, बीमारी फैल जाएगी, आप विरोध पर मत आइए। तो ये इन्होंने जानबूझकर ऐसा समय चुना है। इससे इनकी नीयत साफ नजर आती है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। इसमें जो तीसरा अध्यादेश है, मैं तीसरे से शुरू करूँगा फिर पहले पे आएंगे। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। मैं आपको दर्शकों को पहले बता देता हूँ कि जो ये एक्ट है इसमें ये है कि इस चीज़ में जो चीज़ें इसमें आती हैं, जो डेली उपयोग की चीज़ें हैं, उनके उत्पादन पर, उनकी कीमत पर, उनके भंडारण पर और उनकी सप्लाई पर सरकार नियंत्रण रखती है। ना तो उनका ज़्यादा भंडारण कर सकते हैं, ना ही उनकी कीमत एक लिमिट से ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें से सरकार ने अनाज, दाल, आलू और प्याज जैसी कुछ चीज़ों को उससे बाहर कर दिया है। इसमें सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा। इन चीज़ों को एक्ट से बाहर करने से किसानों को फ़ायदा कैसे होगा? देखो, जहाँ तक उत्पादक की बात है और उपभोक्ता की बात है, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किया है ये उपभोक्ता के भी खिलाफ है और उत्पादक के भी खिलाफ है। ये केवल ट्रेडर्स के फायदे के लिए है ताकि वो गोडाउन्स में अपना माल अनलिमिटेड यानी कि असीमित रख सकें और फिर उसको ऊंचे दामों पर बेच सकें। इसमें उत्पादक और उपभोक्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। ये अमेंडमेंट केवल व्यापारियों को और बड़े कारोबारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इसको हम इससे बाहर कर देंगे, सरकार का नियंत्रण नहीं होगा अनाज की मूल्य पर, तो किसान इसको जब चाहे जितने चाहे कीमत पर बेच सकेगा। 86% किसान 2 एकड़ की भूमि के कम मालिक हैं, तो वो 86% क्या संगठित होकर इस तरह का कोई फैसला ले सकते हैं? उनको तो जल्दी से जल्दी बेचना है ताकि बच्चे की स्कूल की फीस दी जाए, छोटा मोटा लोगों की पंसारी की इधर उधर की उधार दी जाए। वो क्या लड़ेंगे इनके साथ वो? अच्छा, तो अगला बिल इनका है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, उनकी समृद्धि और उनकी सुरक्षा। इसमें खेतीबाड़ी की बात है कि किसान एक एग्रीमेंट करेंगे एक आदमी के साथ और तब आज किसान उसके लिए किसानी करेगा। इसमें क्या बुराई दिखती है आपको? इसमें ऐसा है कि ये कान को एक तरफ से ना पकड़कर दूसरी तरफ से पकड़ा गया है। इसमें बड़े बड़े कारोबारी, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि लार्ज एरिया जो एग्रीकल्चरल लैंड का है उसको ये बड़े कारोबारियों को देने का एक प्लान है। जैसे कि रोमानिया में इसी तरह का कुछ आया था। 40% खेती योग्य भूमि रोमानिया की मल्टीनेशनल कंपनीज के पास है। विदेशी
निवेशकों के पास है। तो यहाँ पर मान लो केला अडानी या अंबानी नहीं सारी ज़मीन खरीद पाएगा या ठेके पर ले पाएगा, उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इन आदेशों के लागू होने के आसपास अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया था कि वो खेती के क्षेत्र में निवेश करें। तो ये साफ साफ है कि ये गेम प्लान है। या तो लेकिन सरकार कह रही है कि पहले ही एग्रीमेंट बनेगा किसान के बीच में और व्यापारी के बीच में, कौन सी फसल उगानी है, कितने रेट पर उगानी है, उसको विदिन 3 डेज आफ्टर डिलीवरी पे पेमेंट मिलेगा। एग्रीमेंट की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 86% लोग 2 एकड़ से कम भूमि के मालिक हैं। वो 20-20 पेज एग्रीमेंट के अंग्रेजी में लिखे हुए या हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? आप बैंक से लोन लेने जाते हो, आपको 40 साइन करने पड़ते हैं, इतना बड़ा है। मैं कहता हूँ कि आज तक किसी ने भी वो कागज़ नहीं पढ़े होंगे जिसने लोन लिया है। उनमें ऐसी धाराएं जोड़ दी जाएंगी कि जिससे किसान को मजबूरन अपने ही खेतों पर मजदूरी करनी पड़ेगी कुछ टाइम के बाद। शुरू में वो लालच दे सकते हैं, जैसे 40,000 रुपये का प्रति एकड़ ठेका, वो शुरू में 60,000 भी दे देंगे और कुछ एडवांस भी दे देंगे किसानों को। और फिर किसानों को ये कहेंगे भी तुम खाली बैठे, तुम अपने फार्म पे लेबर कर लो। एक किस्म से वो अपने ही फार्म पे ठेका भी लेंगे और वहाँ मजदूरी भी करेंगे। देखने में तो अच्छा लगता है, परंतु ये लोगों की जो मालिकाना कंसेप्ट है भूमि का, उसको ख़त्म करने का एक सोचा समझा प्लान है। अच्छा, इसमें एक प्रोविज़न आता है, जैसे कि मैं सामने मेरे रखा हुआ है, ड्राफ्ट रखा हुआ है। इसमें यह है कि पहले से ही उसकी क्वालिटी, उसकी सप्लाई, उसकी क्वांटिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड प्राइस सब कुछ फिक्स होंगे। लेकिन खेतीबाड़ी में जितना मेरी कम बुद्धि है, उसके हिसाब से खेती में तो क्वालिटी पहले से निर्धारित हो ही नहीं सकती। कल को ओले पड़ गए, टिड्डी खा गई, कोई रोग लग गया, कुछ लग गया, तो उससे अफेक्टेड होगा प्राइस बाद में आकर के। उसमें ऐसा है कि ये एक चक्रव्यूह है। लोगों को के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। एग्रीमेंट के 20 पेज होंगे, उनमें क्या क्या लिखा होगा वो राम जाने। ठीक है ना, पढ़ने की फुर्सत किसान को होगी बिल्कुल, और ना किसी को होगी। चलो उस बात को भी छोड़ दीजिए कि एग्रीमेंट में वो थोड़ा बहुत एडवांस भी देंगे कि आपकी फसल हम खरीदेंगे, और वो किसान बंध जाएगा कि मैंने फसल इन्हीं को बेचनी है। फिर वो जब फसल तैयार हो गई, उसमें मॉइस्चर के बहाने दाना काला पड़ गया, इसके बहाने, या दाना छोटा रह गया, इसके बहाने वो कम रेट देंगे। और किसान के आगे मजबूरी है, क्योंकि उसने एडवांस भी ले रखा है, उस पर ब्याज भी पड़ रहा है। तो एक किस्म से वो एक पुराना जमींदारा सिस्टम शुरू करने का प्लान है, जिसमें हजारों एकड़ का मालिक एक जमींदार होता था और उस पर खेती करने वाले टीलर बंधुआ किसान। तो ये उस तरफ चीज़ ले जा रहा है ये अध्यादेश, तो खासकर जो ये एग्रीमेंट वाला है। एग्रीमेंट, ये क्या नाम है इसका, ये फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। हाँ, ये शब्द बड़े अच्छे लिखे हैं, फार्मर्स प्रोटेक्शन वगैरह, पर ये सारे अध्यादेश ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड मूल रूप से किसानों के खिलाफ है, उपभोक्ता के भी खिलाफ है। एक तीसरा उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, किसान उत्पाद वाणिज्य और उसका अधिनियम। वो इसलिए है कि अभी मंडियों में माल बेचता है किसान, तो कोई भी आदमी जिस पर पैन कार्ड है वो किसान का माल खरीद सके मंडी के बाहर, और उस पर टैक्स भी नहीं है, कोई मंडी कर नहीं है। इसमें आपको क्या बुराई दिखती है? इसमें यह है कि उन लोगों का जो परचेजर होंगे, खरीदार होंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाएगा। सपोज मैंने 5, 7, 10, 20 गांव की गेहूं खरीद ली 5,000 करोड़ में, 3 दिन के अंदर पेमेंट देने का प्रावधान है। मैंने उन सब को लोड करा के अगले दिन फ्लोर मिल्स में भेज दिया और पैसे भी ले लिए फ्लोर मिल से, कुछ एडवांस ले लिया, वो तो चला गया खाते। उसके बाद मैं गायब हो जाता हूँ, मैं पासपोर्ट पे विदेश चला जाता हूँ और 6 महीने नहीं आता हूँ, तो किसान की पेमेंट की क्या गारंटी है? आप बताइए। जब जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं होगा, मान लो मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए है, डिस्प्यूट में डीएम के पास जाने का नहीं, एसडीएम के पास जाएगा, 30 दिन में उसको फैसला करना होगा, और वहाँ नहीं निपटी बात तो फिर डीएम के पास जाएगा। आपको पता ही है कि एसडीएम और डीएम में कंपनी की चलेगी या किसान की चलेगी। आप सीधी सी बात है, आज तक आप देख लो, छोटी से छोटी संस्था में और बड़ी से बड़ी संस्था में छोटे आदमी के लिए अलग कानून है, बड़े आदमी के लिए अलग कानून है। यही इस अध्यादेश में होगा। एसडीएम और डीएम सरकार की मानेंगे या कंपनी की मानेंगे? सरकार ने कहा था इसके विरोध में, जब कहा था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जो एपीएमसीज हैं तो उनकी मंडियां चालू रहेंगी, ये एक एक्सटर्नल है ताकि कंपटीशन बढ़े। तो मेरा सवाल ये है,
जब एक्सटर्नल लोग सीधे सीधे पहले स्टार्टिंग के 2-3-4 साल में किसानों को सपना दिखाते हुए उनके खेतों तक पहुंच जाएंगे, माल उठा लेंगे, तो क्या जो मंडी में बैठने वाले व्यापारी हैं वो उतने साल तक सर्वाइव कर पाएंगे? मतलब मंडियाँ बची रहेंगी? देखो, जहाँ तक मंडी में जो अनाज जाएगा जी। और जो बाहर अनाज ट्रेडर खरीदेगा, उसमें सबसे बड़ा लैकुना ये है कि जो बाहर खरीदेगा उस पर किसी तरह का टैक्स, कोई मार्केट फीस या जो आड़ती कमीशन काटता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब इसी में 100, 150, 200 रुपये क्विंटल का फर्क पड़ जाएगा, 100 रुपये क्विंटल का मान लो या 50 रुपये का भी पड़े, तो मंडी में अनाज लेके क्यों जाएगा कोई? और फिर मंडी और जो बाहर ट्रेडर है वो कोई अलग तो है नहीं, बिल्कुल उन्हीं के भाई बंद उधर भी होंगे उधर भी होंगे, तो किसान की चमड़ी उतार लेंगे मिलजुल के। और 4-5 साल बाद वो आदमी किसान से खरीदने नहीं आया तो मंडी तब तक बंद हो चुकी होगी, तो आदमी का किसान का फसल कहाँ? एक्चुअली इसमें क्या है कि जो सर छोटू राम के टाइम में एक मंडी एक्ट बना था जिसमें प्रोटेक्ट किया गया था किसान को कि एक जगह जिन्स बिकेगी, और थोड़ा एक रूल्स लागू किए थे। एक तो उस मंडी एक्ट को तोड़ना इनका काम है, डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते, घुमा के तोड़ रहे हैं। दूसरा जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है कि खेत और खलियान से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जाता है, उस खेत खलियान को ख़त्म करने का प्रोग्राम है। वेरी सिंपल। अब अमेरिका का जो खेतीबाड़ी का सिस्टम है वो इंडिया पर नहीं थोपा जा सकता। अब मान लो WTO के एग्रीमेंट्स हैं, कुछ उनको इनको मानना पड़ता है, परंतु एक ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में सरकार किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दे सकती है, उसमें WTO का कोई रोल नहीं है। यानी कि जैसे प्रति एकड़ प्रति वर्ष अगर कुछ मुआवजा देना चाहे तो उसमें WTO कुछ नहीं करेगा। WTO वहाँ बोलता है जहाँ MSP है, WTO वहाँ बोलता है जहाँ सब्सिडीज हैं। तो ये एक किसान प्रोत्साहन राशि जिसको हम ग्रीन जोन में रखते हैं, 3 तरह के जोन हैं उसमें, एम्बर जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन। तो ग्रीन जोन तकरीबन सभी क्लियर हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि प्रति किसान जो अमेरिका में प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो इंडिया से कम 40 गुना है जी। अगर हमारा $250 ग्रीन जोन में बैठता है प्रति एकड़, चाहे वो किसी भी वे में है, वहाँ पर ये $6,100 के करीब बैठता है। अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल ये है, सरकार कह रही है कि जो परचेज़र है किसान का माल खरीदने के लिए उसके घर तक, उसके खेत तक जाएगा, तो क्या ये परचेज़र वहाँ तक जाएगा जहाँ तक सरकार की सड़क नहीं पहुँची अभी तक जिन गाँवों में? नहीं, वहाँ तक भी है, वो तो खुद किसान मेन रोड पे लेके आ जाएगा। अच्छा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन तो अब भी 15-15 किलोमीटर पे गन्ना डालते हैं मिल में जाके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ है कि ये इस असंगठित क्षेत्र को, जो किसान है, किसान से जुड़े हुए जो 65% लोगों को रोजगार मिला हुआ, अगर 100 आदमी रोजगार में हैं, मंडी में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और खुद सारा किसान का परिवार लगा होता है, औरतों समेत खेत में का ATM भी कहा जाता है। हाँ, तो इस सारे सिस्टम को एक संगठित मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो बाहर की हों चाहे वो हमारे देश की हों, इस पर नज़र है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा डिमांड में भोजन रहेगा। अब ये भोजन को काबू करना चाहते हैं, भोजन की अवेलेबिलिटी रहे। यहाँ पे एक मुद्दा ये उठ रहा था कि जब कोरोना काल में सारे सेक्टर्स बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, तो सरकार का कुछ लोग जो कह रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके बाद, उनका मानना यह था कि जब सारे सेक्टर्स डाउन थे, नेगेटिव थे, तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, और उसी की वजह से GDP -23 तक पहुँची है, नहीं तो और नीचे जा सकती थी। तो सरकार क्या चाहती है कि इससे हम लें कुछ? नहीं, सरकार को ना तो GDP से लेना कुछ, और सरकारें स्थायी भी नहीं होती, आज हैं कल नहीं हैं। वो स्थायी रहेंगे जिनको ये हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। हाँ, और जहाँ तक ये एग्रीकल्चर की बात है कि 17% टोटल GDP में कंट्रीब्यूशन है खेतीबाड़ी का, 17%। वो क्यों है? वो तब है जब हम हर दूसरे साल टमाटर सड़कों पे फेंकना पड़ता है, हर दूसरे साल प्याज सड़कों पे फेंकना पड़ता है, हर दूसरे साल हमें लहसुन सड़कों पे फेंकना पड़ता है, आलू स्टोर से निकाल के बाहर सड़कों पे डालने पड़ते हैं। अगर उनका सही वैल्यू मिले तो ये GDP का 25, 30, 35, 40% भी हो सकती है, क्योंकि हानिकारक मूल्य पर भी हम इंक्रीज दे रहे हैं। अगर लाभदायक मूल्य मिलता तो हम 40% में होते, और आज 70% की बजाय हम 80% लोगों को रोजगार दे रहे होते। अगर कृषि से संबंधित हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का करते, अब जितनी भी एग्रीकल्चरल सब्सिडी हैं वो
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कारखानों को दे दी जाती है, नाम किसानों का हो जाता है। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से इन तीनों अध्यादेशों को लेकर? ये तीनों अध्यादेश अविलंब वापस लिए जाएं। पहले इन पर बहस होनी चाहिए संसद में, नॉर्मल बिल लेकर आओ। नहीं, ये बहस के काबिल भी नहीं है ये अध्यादेश, ये तो वापस ही होने चाहिए, इनमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र है ये कृषि क्षेत्र कि ये अपने आप हजारों सालों से चल रहा है। इन्होंने बीज का आविष्कार किया, इन्होंने नाना प्रकार के फल पौधों का आविष्कार किया। तो आज ये जो इंस्टीट्यूशनल इसमें दादागिरी घुसाना चाहते हैं, ये गलत है। हाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठीक है, बाकी खेती बाड़ी के रिसर्च सेंटर ठीक हैं, बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी खेती का मामला है उसमें आगे आए, पर मतलब किसानों से मालिकाना हक जो छीनने का इनका ये छिपा हुआ एजेंडा है, इससे बाज आएं, क्योंकि इससे देश में अशांति का वातावरण पैदा हो जाएगा। हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है, खेत खलियान में उस किसान का गुजारा भी है, एक इज्जत से अपना रोटी खाता है, अपने बच्चों की फीस भरता है, और बहुत छोटे किसान रह गए हैं। अगर उनको भी ये मजदूर बनाने पे तुलाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और अविलंब ये तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, एक ही राय है कि ये वापस होने चाहिए। और लाभकारी फसल मूल्य मिलता तो ये जो आज +3.4 आई है ग्रोथ एग्रीकल्चर में, ये 10% होती, और 10% का मतलब होता है जो पर 23% में संगठित में नीचे हो जाती है। आप ये देखें कि 23% जो संगठित था, सारा इंडस्ट्री बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, ऑयल कंजम्पशन बंद, सारा कुछ बंद, जो जिसका ये मतलब ढोल पीटते रहते हैं वो सारे 23% कम हो पाया, यानी कि 70% जो टिका रहा वो सिर्फ वो असंगठित क्षेत्र की वजह से टिका रहा है। नाई, तेली, कुम्हार, रेडी वाला, फड़ी वाला, खोखे वाला, किसान, और ये वो इन असंगठित क्षेत्रों की वजह से इकोनॉमी टिकी रही। जो संगठित क्षेत्र हैं वो सिर्फ बैंक का पैसा खाने के लिए एक एजेंडा है। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन है, पर हम ये नहीं कह सकते कि बैंकों को लूट कर आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं और फिर जरा सा झटके में 23% माइनस आ जाए। तो जगमाल सिंह चहल जी का मानना है कि तत्काल प्रभाव से तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाना चाहिए। और मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप किसानों के बारे में सोचते हैं या फिर नहीं सोचते हैं तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जीडीपी में जब कोरोना काल में सब कुछ बंद था तो उनकी वजह से ही आज हमारी जीडीपी -23 पर है, नहीं तो पता नहीं कहाँ होती। तो आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड और फेसबुक की लिखी हुई पोस्टों पर भरोसा ना करें, ड्राफ्ट को डाउनलोड करें और उसके बाद पढ़ें, उसके बाद अपने विचारों को सरकार के सामने रखें। जो भी हैं आपके, हम आप पर अपने विचार नहीं थोपना चाहते। आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, साथ में लगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आए तो आपको पता लग सके। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, धन्यवाद।